MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। सत्ता का खेल बुरा होता है और अगर बात पाकिस्तान की हो तो यह खेल खूनी खेल बन जाता है। पाकिस्तान में सत्ता के लिए मारकाट तो आम बात है, रक्तपात का इतिहास रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान उसी कगार पर पहुंच गया है दोस्तों, उसी कगार पर पहुंच गया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसकी एक नहीं कई वजह, एक एक करके उन पर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कही गई वो बात जो उन्होंने भारत पर आंख उठाने वालों को चेतावनी देते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। जहां चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। और हम हमेशा समझाते रहे अपने पड़ोसी को, हम हमेशा समझाते रहे पाकिस्तान को कि अपने हाथों से अपनी कब्र मत खोदो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत चलाओ। लेकिन यह गंभीर बात है और गंभीर बातें पाकिस्तान अगर समझ जाए तो फिर वो पाकिस्तान ही क्या। सबसे पहले आपको ताजा अपडेट देता हूं, आपको बताता हूं कि पिछले एक महीने से इमरान खान की कोई खबर न देने वाली पाकिस्तान की सरकार ने आज अचानक इमरान खान की बहन को इमरान से मिलने की इजाजत देते हुए उनको जेल के अंदर बुलाया। लेकिन उसका कारण क्या था दोस्तों? उसका कारण है ये वाली तस्वीरें। आपको आज की ये ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूं, जरा देखिए। ये आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर का ये मंजर है और चाहे कोर्ट के बाहर की बात हो या पाकिस्तान के किसी भी इलाके की सड़कें, वहां की आवाम और पीटीआई के कार्यकर्ता आज आर पार के मूड में आ गए थे दोस्तों। ये तस्वीरें जरा देखिए, काफिला चल पड़ा था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब आर होगा या पार होगा, लेकिन सरकार को इमरान खान की जानकारी तो देनी पड़ेगी। वो जिंदा है, इस्लामाबाद है तो किस हाल में है। और इसलिए आज इमरान खान की बहन उज़्मा जेल के अंदर गई हैं। लेकिन अंदर क्या हुआ, इमरान की हालत कैसी है, इसको लेकर जब वो बाहर आएंगी तो शायद कुछ पता चल पाए। और बाहर आकर भी कुछ बता पाएंगी कि नहीं बता पाएंगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं वहां के जो सोर्सेस हैं कि अंदर की कोई बात बाहर बताई न जाए, इसी शर्त पर उज़्मा को बुलाया गया है। लेकिन दोस्तों ये भी आपको क्लियर कर दूं कि इमरान खान मेरे लिए कोई खास मुद्दा नहीं है। इमरान अंदर रहे, बाहर रहे, रहे न रहे, ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है। वो लोग जाने उनको क्या करना है इमरान खान के साथ। मैं तो बस पड़ोसी होने के नाते यह बात जानना चाहता हूं, यह बात समझना चाहता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इमरान के बारे में इतनी सख्ती की वजह क्या थी। क्या यह मुनीर का ऑर्डर था? और अगर था तो फिर 30 दिन के बाद ऐसा क्या बदल गया कि यह ऑर्डर अब माना नहीं जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है वो पूरे देश को जानने का अधिकार है, इसलिए यह चर्चा लेकर आया हूं। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अघोषित तख्ता पलट से बस एक कदम, या मैं कहूं कि बस एक सिग्नेचर दूर है। एक सिग्नेचर हुआ, एक साइन हुआ, एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत हुए और पाकिस्तान में वही होगा जिसका बहुत पुराना इतिहास रहा है और उस शब्द का नाम है तख्ता पलट। तख्ता पलट में दोस्तों क्या होता है? तख्ता पलट में जो सेना का जनरल है वो सरकार को हटा देता है और खुद शासक बन जाता है। वो कहता है कि आज से अपुनी भगवान है, मैं ही सरकार है, यही ना। तो बस शहबाज ने अगर एक सिग्नेचर कर दिया तो मुनीर सीडीएफ हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, वहां की फोर्स। आप इसमें कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात है क्योंकि सीडीएफ के पास न सिर्फ तीनों सेनाओं की कमान होगी बल्कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी सीडीएफ को मिल जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की गरिमा इससे प्रभावित होगी। सीडीएफ कानूनी कार्रवाई से ऊपर चला जाएगा, उस पर कोई कानून काम नहीं करेगा और तानाशाही का खतरा साफ साफ मंडरा रहा है। और इसलिए यह सीडीएफ का मामला जो है वो इतना गंभीर वहां पर हो गया है। और
इसको लेकर विवाद क्यों है यह भी मैं आपको कुछ लाइनों में बता देना चाहता हूं। यह असीमित शक्तियां जो हैं इसी पर विवाद हो रहा है। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन किया गया और सीडीएफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी नाराजगी जताई। यहां तक कि पाकिस्तान के 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह उन्होंने इस्तीफा दिया और जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने भी इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान में सीडीएफ पर इतना ही नहीं है, यूएनएचआरसी ने भी चिंता जाहिर की है और यह कहा है कि इससे न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अब समझिए कि इतनी पावर क्या मुनीर को दे देनी चाहिए या किसी भी एक शख्स को सीडीएफ बना देना चाहिए? यह सवाल पाकिस्तानियों के जहन में है और उससे ज्यादा यह सवाल इस वक्त शहबाज शरीफ को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यह सिग्नेचर किया तो मुल्क का मालिक अब मुनीर हो जाएगा और इसलिए वो इसे टालने में लगे हुए हैं। दोस्तों, क्यों? मैं आपको इसका सिलसिला बताता हूं कि हो क्या रहा है। सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो 29 नवंबर को जारी होना था, यानी दस्तखत उस दिन करने थे, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ अचानक बहरीन चले गए। फिर वो एक अनौपचारिक यात्रा पर लंदन के लिए रवाना हो गए, लौटे भी हैं और लौटने के बाद शहबाज सीधे लाहौर के लिए रवाना हो गए, अपने ऑफिस नहीं गए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी जर्मनी के दौरे पर गए। लेकिन यह भी तय है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, यह भी तय है कि शहबाज अगर चाह लें कि यह नहीं करना है तो भी वो टाल नहीं सकते इसको, यह होकर रहेगा, क्योंकि शहबाज के पास इतनी ताकत है ही नहीं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, इसको भी जरा देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को कुछ राहत सामग्री भेजी है वहां के पीड़ितों के लिए, और जो राहत सामग्री भेजी है उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। यह राहत सामग्री साल भर पहले एक्सपायर हो चुकी है, 2024 में। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस पर शर्म आएगी? क्योंकि शर्म तो उसको आती है जिसका कोई सम्मान होता है। जरा आप देखिए, पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक घटिया सामग्री भेजी, इसकी डिटेल क्या है यह भी आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने श्रीलंका ये फूड पैकेट्स भेजे, ये एक्सपायरी डेट के 2024 के। पाकिस्तान के उच्चायोग ने बाकायदा इसकी तस्वीरें मीडिया पर डाली। हैरानी देखिए, बेशर्मी देखिए। एक तो आप एक्सपायरी माल दे रहे हैं उन पीड़ितों को जिनको तुरंत राहत चाहिए, खाने के लिए कुछ दाने चाहिए, उनको आप 1 साल पुराना एक्सपायर हुआ माल भेज रहे हैं और बेशर्मी से फोटो भी डाल रहे हैं। श्रीलंका ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई है। तो यह पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है। तो आप कम से कम ये तो समझ गए होंगे कि जो शहबाज शरीफ खाने के पैकेट ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, वो आखिर आसिम मुनीर के गुस्से को कैसे संभालेंगे। इसलिए आज का सवाल यह है और बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यह अघोषित तख्ता पलट की तरफ देश बढ़ चुका है, मार्शल लॉ लागू होने वाला है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या पूरे के पूरे पाकिस्तान को मुनीर की तानाशाही कबूल है? क्या शहबाज को, क्या नवाज को यह तानाशाही कबूल है और क्या यह आवाम मानेगी? आज इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक ये हमें इमरान खान ने दिखा दी ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम बनाते हैं? जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी करनी है। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability and respect for the rule of law. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference. और आइए
चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त शाजिया इल्मी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। शाजिया जी स्वागत है आपका। कर्नल मयंक चौबे, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चौबे साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलिया शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, इस्लामाबाद से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ शुमेरा सिद्दीकी हैं जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो लीडर है पीटीआई के। और मेरे साथ इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं मेजर नदीम जो डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं इफ्तिखार चौधरी साहब, कैसे हालात हैं इस वक्त? क्योंकि उस्मा जी गई हैं अंदर मुलाकात करने के लिए इमरान खान से। क्या सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है? ईया का ना बुदू ईया का नस्तईन। हमें भी आप ही के चैनल्स के थ्रू खबर मिली है कि उस्मा जी अंदर गए हैं, वरना यहाँ के जो चैनल्स हैं वो तो इमरान खान का नाम लेना भी गुनाह समझते हैं। इसी वजह से हम बाहर निकले हैं। हमने आप लोगों की मदद हासिल की है और हमने इंटरनेशनल मीडिया को इसलिए हमने दस्तक दी है कि यहाँ पे ना तो कानून है ना अदालत है, और जो अदालतें हैं वो मामा जी की अदालतें हैं, और जो कुछ भी है वो सारा कुछ ये जो कुछ कर रही है ये रजीम, ये शहबाज शरीफ की रजीम फौज को बदनाम करने के लिए कर रही है। तो हमें तो आपके थ्रू पता चलता है। और यही होता था कि पुराने ज़माने में जब भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली 1977 में, तो हमें पूरा कुछ भी नहीं पता होता था। और मार्क टेली एक होते थे बीबीसी से, हमें शाम को वक्त बताया करते थे कि ये हुआ है वो हुआ है। अब देखें, जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन ये जमहूरियत तो है ही ना इस्लामी है, ना जमहूरी है, ना पाकिस्तान जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी और 10 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियां देके इस मुल्क को हासिल किया था। लेकिन एक बात इसलिए तो नहीं हासिल किया था। इफ्तिखार चौधरी, ये तरार तो खड़े होकर बोल रहे हैं कि इमरान खान की बहन क्यों इंडियन मीडिया से बात कर रही है? इमरान खान की बहन क्यों इंडियन मीडिया से बात कर रही है? अब मसला ये है कि अताउल्लाह तारर साहब कहते हैं कि इंडियन मीडिया पे क्यों बात कर रहे हो। भाई हमें अपना मीडिया दे दो ना, कोई एक चैनल, कोई एक अखबार जिसके हम कॉलम लिख सकें। जब भी मैं कॉलम लिखता हूं तो मुझे एडिटर कहता है कि फौज के खिलाफ नहीं बोलना, मरियम के खिलाफ नहीं बोलना। और भाई हम खिलाफ तो नहीं है, हम फौज के साथ हैं। इमरान खान ने ये कहा था कि फौज भी हमारी, हम तो वो गुजरांवाला वाली तकरीर को याद करें। और ये जितने फौज के साथी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले कोई दूसरा आके बोले कि मैं 2001 में नवाज शरीफ को, मैं पत्रकार था जद्दा में, तो नवाज शरीफ से ओबराय होटल में मिला और उसने मुझे कहा था कि इस फौज को पेंट उतार के फला करके जूते मार के करना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करो यार मियां साहब, आप एक हवलदार नहीं संभाल सकते तो पूरी फौज को गालियां क्यों देते? फिर गुजरांवाला के जलसा में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये सबसे ज्यादा फौज के खिलाफ तो यही थे। और आज हमें बात करने की कोई बात नहीं कि दस्तूर ज़ुबानबंदी है। वो क्या कहते हैं कि ये दस्तूर ज़ुबानबंदी है, कैसा तेरी महफिल में यहाँ तो बात करने को तरसती है। मैं आलिया शाह को इन करना चाहता हूँ, इसमें मैं आऊंगा। इफ्तिखार चौधरी आपके पास आऊंगा, लौट कर आऊंगा। आलिया शाह, क्या आप वहां की सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान का मामला है, ये सरकार का और पीटीआई का आपसी मामला है, इसलिए हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस बात को लेकर है कि ये छुपाई चीजें क्यों जा रही हैं, आखिर क्यों छुपा रहे हैं? अगर कोई बंदी जेल में है, उसने गुनाह किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को आप छुपा क्यों रहे हैं? और दूसरी बात ये जो सीडीएफ का मसला चल रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने रिजाइन किया इसका विरोध करते हुए, इसके खिलाफ जाकर, मुझे जरा यह बताइए कि क्या ये एक तरह से अघोषित तख्ता पलट की तरफ चल पड़े हैं कि सारी ताकत आपने आसिम मुनीर को या XYZ किसी को भी सीडीएफ बनाकर सौंप देनी है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो बात की जा रही है तख्ता पलट या कू होने की या कहीं मार्शल तो नहीं लग जाएगा, ये इस वजह से की जा रही है। ये अफवाहों का जो एक तूफान गर्म है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि कई एक बार कू हुए हैं, मार्शल लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को उतारा गया है, और
जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो फांसियों पर भी चढ़ते रहे हैं, कत्ल भी होते रहे हैं सड़कों पर। तो वो एक हिस्ट्री एक ऐसी है, रिकॉर्ड जो है वो इतना ख़राब है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो सब यही समझने लगते हैं कि अब तो ऐसा ना हो जाए कहीं। इस वजह से ये एक पैनिक क्रिएट हुआ है। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि जितने माहिर पाकिस्तान के लोग हैं इस सिलसिले में कि नया से नया ड्रामा क्रिएट किया जा सके, गवर्नमेंट जितनी माहिर है ना उतना तो एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता। अब देखिए इमरान खान का जो मामला है ना बड़ा ही सादा सा मामला था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया के मीडिया को उसके ऊपर बात करनी पड़ रही है। और फिर आप इजाज़त देते हैं इमरान खान की सिस्टर्स को कि जब वहाँ पे इतने सपोर्टर्स जमा हो जाते हैं, केओस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अडियाला जेल के बाहर और आपको 144 का वहाँ पे निफाज करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप इजाज़त देते हैं कोई 4-5 बजे जो कि जेल के टाइमिंग मीटिंग टाइम ख़त्म होने का टाइम है, उस वक्त आप इजाज़त देते हैं हाँ जी इमरान खान की जो बहनें हैं वो उनसे अब अंदर जाकर मिल सकती हैं। पता नहीं वो अभी तक मिली है नहीं मिली, लेकिन फिर ये ऐसा होता है। तो एक तो ये कि खुद भी बड़े एक्सपर्ट हैं ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने में। दूसरा हमारी हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या क्या होता रहा है कि वैसे ही अफवाहें जब जन्म लेती हैं। अच्छा अब होता ही है कि ये जो इस वक्त हालात हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लाहौर में लैंड करते हैं, वो इस्लामाबाद में लैंड नहीं करते, एक अजीब सी सिचुएशन, ये भी क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी तो फिर इसके ऊपर भी जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो गई। अब फिर ये बात सच है कि जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें 3 साल के बाद या फिर ये कि अब तो 6 साल तक जाती है क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो 2-2 दफ़ा होती है आर्मी चीफ्स की। जनरल बाजवा जब थे उस वक्त भी इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो सिचुएशन ऐसी बनी कि जी अब नोटिफिकेशन आएगा, अब अनाउंसमेंट होगी, इमरान खान बिजी हैं, जनरल बाजवा दफ्तर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही अब ये हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसमें 2 बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि ऐसा नजर आ रहा था कि ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो जो हैं वही क्योंकि अनाउंस हो चुके हैं फील्ड मार्शल और उसके बाद सब जो अमेंडमेंट आई है 27 तो वो तो वही बनेंगे। लेकिन क्योंकि उसके बाद जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई आप ज़्यादा जो है वो ना पैनिक क्रिएट करें, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट। तो इसका मतलब ये बनता है कि नोटिफिकेशन हुए बगैर कोई भी इस वक्त कोई अपॉइंटमेंट नहीं है उस सीट के ऊपर। बिल्कुल, तो फिर हमें मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनकी तरफ चलता हूं। PMLN के लीडर हैं, शहबाज जी की जो पार्टी है उसके लीडर हैं इरशाद अहमद। ये तो मुझे लगता नहीं कि शहबाज शरीफ कोई भी अपॉइंटमेंट ये CDF की रोक पाएंगे, क्योंकि वो तो खाने के पैकेट भी ठीक तरीके से नहीं रोक पा रहे, जो एक्सपायरी वाले हैं वो भेज दे रहे हैं। तो ये अपॉइंटमेंट तो बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा जनरल जिसने बिना कोई काम किए फील्ड मार्शल का खिताब ले लिया हो तो उसका प्रेशर कितना हुआ वो भी मैं समझता हूं, जानता हूं। तो ये अपॉइंटमेंट तो होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, इच्छा हो तो भी होगी, नहीं हो तो भी होगी। लेकिन जरा बताइए कि इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ क्यों लाहौर चले गए? ऑफिस तो इस्लामाबाद है। अपनी आवाज थोड़ा बढ़ाइए, शायद म्यूट है आपका, म्यूट है। देखिए जरा, फिर बोलिए, हाँ दोबारा जोर लगाइए। मुझे हिंदुस्तान की बेबसी और झूठ पे बड़ा मजा आता है। मैं जब सुनता हूँ आप लोगों को, और ये जो आपके पास अभी फिलासफर एक बोल रही थी, देखिए बात ये है, मेरा वजीर आजम है, मेरा पाकिस्तान है, वो लैंड करें इस्लामाबाद में, लैंड करें लाहौर में, लैंड करें कराची में, तकलीफ आप लोगों को कैसी? दूसरी बात ये है, अब देखिए दिक्कत ये है इरशाद भाई, मैं आपकी बात सुन लूंगा। अभी हिंदुस्तान की बेबसी आपको कहां दिखी? अभी जो दोनों पैनलिस्ट बोले हैं दोनों पाकिस्तानी हैं, एक पीटीआई के प्रवक्ता हैं, एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं। अभी हिंदुस्तान की बात तो कर्नल साहब करेंगे, उनकी बात तो मैंने ली नहीं। आपको तकलीफ पाकिस्तानियों की बात सुन के होगी, कितनी तकलीफ में है ना पाकिस्तानियों की तकलीफ में? देखे मैंने जरा सा बोला, तकलीफ शुरू हो गई। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि अभी मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हिंदुस्तान ने तो अपनी बात अभी कही नहीं, कर्नल साहब वेट कर रहे हैं। देखिए मुझे जी, अभी कर्नल साहब क्या बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा तो आपका मुंह बंद हो जाएगा सबका, हिंदुस्तान का पूरे का। आप आइए बोलने दें, इसीलिए बुलाया है। बात यह है कि आपने कहा आपको प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं कह रहा था मंगल या बुध को उनकी मुलाकात होगी। देखिए सच साबित हुआ कि आज उनकी बहन को इजाजत मिली और जेल के अंदर वो मौजूद है। तो आपको प्रॉब्लम फिर ये आ रही है कि कितनी देर लगेगी। भाई आपको तकलीफ क्या है? आप लोग क्यों इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दंगा फसाद हो जाए?
ये जो अरे इरशाद अहमद ये बताइए 30 दिन से इरशाद अहमद के हाथ मैंने पकड़ रखे थे, अगर मुझे नहीं इंडिया ने पकड़ रखे थे आप लोगों के हाथ। उनकी बहन को, एक बहन को अपने भाई से मिलना है, एक बहन को अपने भाई से मिलना है, इंडिया ने हाथ पकड़ लिए जेल प्रशासन के कि भाई दरवाजे बंद करो, मत मिलने दो। अरे आप पहले दिन मिला देते, हम तो बात ही नहीं करते, हम क्यों बात करते? ये इसलिए बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आपके मंत्री नाराज हो रहे हैं कि इंडिया से क्यों बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग उन्हें मंच नहीं दे रहे, आप लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, आप लोग मुलाकात नहीं होने दे रहे। अच्छा दूसरी बात, मैंने फिर कहा कि मुलाकात कराइए मत कराइए, इमरान खान को अंदर रखिए बाहर रखिए, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि लाहौर क्यों चले गए शहबाज शरीफ? इस्लामाबाद से ऑफिस चलाते हैं ना। आप बोले या आपने चीख चिल्लाहट करनी, आप करने। मैं कहां चिल्लाया? अभी तो आपने चिल्लाना सुना कहां है? अभी तो मोहब्बत से बात कर रहा हूं। और फिर मुझे बोले मैं तो अभी बोलना शुरू नहीं होता हूं तो चीखने शुरू कर देते हैं। तो आप ही कहां किसी का मुंह बंद करते हैं? अभी बताइए, मीडिया पे आके मीडिया का मुंह बंद करने के लिए आप आए हैं। ये सब पाकिस्तान में होता है सर, हमारे यहां तो सारे लोग बोलते हैं। आप चीखते हैं, हम बोलते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं, हम आर्गुमेंट करते हैं। अभी चीखूंगा, देखिए मैं आपको आपकी इच्छा भी पूरी करूंगा, अभी चीखूंगा, अभी प्यार से बोल रहा हूं, अभी प्यार से बोल रहा हूं। अभी मेरा अभी आप आंसर करें इसलिए प्यार से बोल रहा हूं। आप कोई फालतू बात करेंगे तो चीखूंगा, वो भी करूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बट मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्यों लाहौर गए? साइन नहीं करना चाहते? वो मुनीर तो साइन करवा के मानेंगे, मुझे भरोसा है। जो बिना किसी योगदान के युद्ध में फील्ड मार्शल का पदवी ले लेते हैं वो तो साइन कराएंगे। कितना बचेंगे आप बताइए? देखें मैं ये कहता हूं, अगर मुझे पूरा बोलने देना है तो मुझे बोलने दीजिए, वरना मैं बंद कर दूंगा। बोलिए। मेरा मकसद नहीं है, मेरे पास गेस्ट बैठे हैं, आप मुसलसल बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात करूं कि मैं, हमारा मुल्क, हमारे इदारे, मेरी आर्मी, मेरे वजीर आजम, मेरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, हम सब एक पेज पे हैं। जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी अलग है, मेरा वजीर आजम अलग है, मेरा प्रेसिडेंट अलग है, इस वक्त नहीं है। हम इस वक्त ऐसी कौम बन के उभरे हैं हिंदुस्तान को हराने के बाद। ये दो सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपके ही थे ना, क्यों रिजाइन किया उन्होंने? मेरे तमाम इदारे, मेरे वजीर, अरे आपके इदारे के दो जजेस ने क्यों इस्तीफा दिया? वो इसलिए दिया कि उनको कीड़ा था पीटीआई का। पीटीआई का? अच्छा, जज पीटीआई के थे मुल्क में, और जज को कीड़ा था। ये देखें उनको, वो मुसलसल ऐसे फैसले और फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान का जर्नलिस्ट सीखता है। देखिए हिंदुस्तान अब इरशाद अहमद, मुझे पूरा बोलने, दो जज थे वो पीटीआई के थे, उनको कीड़ा था। अगर मुझे आपत्ति है ना भाई, जज कहीं का हो, जज पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, जज तो जज होता है भाई, सम्मान कीजिए ना उनका। नहीं है जज, कई लोगों के ख्यालात होते हैं जो पीटीआई के साथ थे, वो मुसलसल गलत फैसले कर रहे थे। उनका इस्तीफा देना इसकी निशानी थी कि वो इमरान खान के साथ उनका कोई ताल्लुक था, वो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते थे, इंतशार पार्टी के साथ मिलकर के। ये यूएन ह्यूमन राइट्स वाले, इनको किसका कीड़ा है? इरशाद अहमद थोड़ा ये भी क्लियर कर दीजिए। ये यूएन ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, ये यूएन ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, उनको किसका कीड़ा है? पीटीआई का है, शहबाज का है, मुनीर का है, ट्रंप का है, किसका है वो भी बताइए। देखिए मैं आपको अर्ज करूं क्योंकि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे आपकी बात तो सुन रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी बात को हाँ कह के मैंने मान लिया भाई कि जजेस को कीड़ा था, मैंने मान लिया। अब आगे बताइए, ये यूएन वालों को क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात आप स्पीकर तक जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम तमाम इदारे, तमाम हुकूमत एक पेज पे है। जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, मैं मुसलसल कह रहा हूं कि 3 दिन से 4 दिन से हिंदुस्तान चीख चिल्लाट कर रहा है, और आपके चीखने चिल्लाने से पीटीआई वालों ने रोना शुरू किया, पीटीआई वालों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की, इनको नकेल डाली जो मेरे मुल्क के खिलाफ। अब मैं कर्नल साहब को इन कराना चाहता हूं। कर्नल साहब, कर्नल मयंक चौधरी, आप इन्हें बताइए भाई, हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, आप शहबाज शरीफ को जेल में डालें कि इमरान खान को जेल में डालें, आप इमरान खान को जेल में डालें या शहबाज शरीफ को जेल में डालें, ये आपका प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम केवल इतना है कि आप सही से इंफॉर्मेशन देते रहें, अच्छा लगेगा। वहां के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, गाड़ियां वहां के लोग दौड़ा रहे हैं। मैं एक बड़ी खबर इस वक्त बताना चाहता हूं, इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, और खबर यह है कि अदियाला जेल से बाहर आ गए हैं उस्मा खान। इमरान खान से उस्मा खान की मुलाकात हुई है, तकरीबन 20 मिनट वो अंदर रही हैं। जेल में इमरान को परेशान किया जा रहा है, ये उस्मा ने कहा है। इमरान को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, ये उस्मा ने कहा है। इमरान खान से उस्मा खान की मुलाकात हुई है और 20 मिनट मुलाकात हुई है,
ये कम से कम ये तो बता रहा है कि इमरान खान अभी हैं, इमरान खान अभी जिंदा हैं और परेशान है, जेल में परेशान किया जा रहा है, लेकिन हैं इमरान खान। ये कम से कम पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनको सुकून देगा। ये देखिए इफ्तिखार चौधरी इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। चौधरी साहब ताली बजा रहे हैं, बताइए जरा। मैं जनाबे अली ये कहना चाहूंगा कि अपनी औरतों और बच्चों के सामने और बेटियों के सामने ये इतना बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल किया है पीएमएल के प्रवक्ता ने कीड़ा। अब आपने देख लिया कि वहां एक ताकत पहुंची है और ताकत ने अपने आप को मनवा लिया है और मैं शुक्राने के नफल पढ़ने जा रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी ये जो कहते हैं ना कीड़ा है, ये जब नवाज शरीफ जद्दा में मुझसे मिले और मदीना मुनव्वरा में बात हुई तो मुझे कहने लगे चौधरी साहब, जब मैंने ये नारा लगाया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। इमरान खान के साथ कदम बढ़ाया हमने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, कराची से लेकर ठीक है पिंडी तक सारे लोग पहुंचे हैं। और आज आपके लीडर हैं इफ्तिखार चौधरी। मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूं, लेकिन पहले मैं मयंक चौबे की बात सुनना चाहता हूं। मयंक चौबे जी जरा बताइए, इनके कैसे इदारे साथ में, ये सारे इदारे साथ में हैं और ये सिग्नेचर छुपाए घूम रहे हैं कि कोई अंगूठा ना लगवा ले, पकड़ लेगा तो अंगूठा लगवा लेगा भाई। चौबे साहब देखिए, इस समय हालात पाकिस्तान के, चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, पाकिस्तानी टेलीविजन तो कुछ दिखा रहे हो या इरशाद साहब कुछ भी बोल रहे हो, इसको मेजर नदीम को लेके आए साथ में जी। इस समय मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस समय इरशाद साहब बोल रहे हैं, आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, मुट्ठी भर के नमक दे दीजिए, तभी शायद स्वाद आएगा इनके पकाए हुए चूरन में। देखिए, इस समय इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ऊपर उठ रहा है। पाकिस्तान ऊपर उठ नहीं रहा है, पाकिस्तान धुएं का गुबार बन के ऊपर उठ रहा है, ये मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। सांच को आंच नहीं, एक हिंदी में कहावत है ये, अगर सांच को आंच नहीं तो फिर इमरान खान को छुपाया क्यों जा रहा है? अगर इमरान खान की आज पेशी थी कोर्ट में तो उनको वहां से दूर क्यों रखा गया? उनकी बहन उज़्मा खान को क्यों जेल में ले जाया गया? क्या इमरान खान वाकई में हैं या फिर वो इतने बीमार हैं या इतने घायल हैं कि वो कोर्ट तक जा नहीं सकते? क्या कारण है कि उनको बहन को अडियाला जेल के अंदर जाना पड़ा? और अडियाला जेल के अंदर भी वो ऐसे नहीं गई हैं, क्योंकि जोर पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा में और पूरी की पूरी इस्लामाबाद रावलपिंडी में जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों ने नारेबाजी की है, कोर्ट का घेराव किया है, तब जाकर उनकी बहन को डर के मारे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने अंदर जाने की इजाजत दी, वरना अडियाला जेल के दरवाजे जो थे टूटने को तैयार थे। मेरी बात से इफ्तिखार साहब बिल्कुल सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां बैठ के साफ साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा हाँ राम, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय मीडिया की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा साहब, कि आपके कहने के हिसाब से पाकिस्तान में अगर आग लग सकती है तो भाई आपकी ताकत तो बहुत सराहनीय है। भारतीय सेना जो है इस समय बड़े आराम से सो सकती है, क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान में आग लगा सकती है। मैं मेजर नदीम को इन कराना चाहता हूं। कर्नल साहब आपके सामने मेजर साहब को लेकर आना चाहता हूं। नदीम जी, मीडिया क्योंकि फेक न्यूज देता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी इसमें क्या फेक न्यूज है? आपकी आज मुलाकात हुई इमरान खान की उज़्मा जी से, आग लगा सकता है, इसमें क्या फेक न्यूज है? आग लगाना है कहीं साहब, मुझे तो बताइए। फिर मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। मैं कहूंगा कि आप फेक मेडल लेके घूम रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। फर्जी मेडल ले लेते हैं आप लोग। आप बोलिए। ये फर्जी फील्ड मार्शल का तमगा लेके घूम रहे हैं। अभी बोलूंगा तो बुरा लगेगा। पार्लियामेंट और कैबिनेट से अप्रूव है। वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो क्यों अप्रूव है? अब थोड़ा सा अब मैं ट्विस्ट करूं तो फिर समझ में आएगा आपको। मैं आपका प्रोपेगेंडा मान लेता हूं, मैं पाकिस्तानी मीडिया का और मेजर नदीम ने जो कहा मैं उस प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, मान लिया मैंने कि आप लोगों ने क्या किया, हमारे जो फाइटर प्लेन गए आपने वो गिराए, यही तो आपका प्रोपेगेंडा है। आपने गिराए, किसने गिराए? नहीं, एक मिनट बताइए, किसने गिराए? किसने गिराए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिराए, हमने नहीं गिराए। क्लियर बताइए किसने गिराए? आपकी एयरफोर्स ने? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट नदीम साहब बात हो जाए। एयरफोर्स ने गिराए? किसने गिराए? तो आपके एयर मार्शल को प्रमोशन मिलना चाहिए कि ग्राउंड स्टाफ को? पैदल सेना को प्रमोशन मिलेगा, पैदल जनरल को क्या मिला? वो बने फील्ड मार्शल साहब की भी एक्सटेंशन हुई है। फील्ड मार्शल बने? अरे फील्ड मार्शल वो बना जो बंकर में घुसा हुआ था। फील्ड मार्शल वो बना जो बंकर में घुसा हुआ था, और जिसने आपके मुताबिक तैयारे गिराए, उस आदमी को आपने फील्ड मार्शल नहीं बनाया।
ये बताता है कि आपके यहां जिसका डंडा चलता है वो जबरन कहता है कि 2 मेडल इधर लगा दो। 65 की वॉर आप हारे, 4 मेडल इधर बढ़ गए। 71 की वॉर हारे, 6 मेडल बढ़ा दिए। अरे किस बात के बढ़ा दिए? मिसाइल आपके दफ्तर के बाहर गिरे हैं, S-400 की बैटरियां तबाह हुई हैं, जिसके ऊपर आपको बड़ा मान था। ये सब आसिम मुनीर साहब ने किया। ये 6-6 एयरबेस पे ब्रह्मोस खाने के बाद आदमी का दिमाग ऐसे हो जाता है। 6-6 7-7 एयरबेस पे ब्रह्मोस खाने के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और इसका प्रॉब्लम आपका ये है कि आप टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरे मुल्क की कमान एक सीडीएफ को सौंप देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिजाइन कर रहे हैं, शहबाज शरीफ सिग्नेचर करने से डर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कह देते कि भाई तख्ता पलट हमने कर दिया है, आज से हमारे मुनीर जो है ना वो हमारे राष्ट्रपति हो गए? क्या प्रॉब्लम है, बोल दीजिए। कई बार हुआ है। सीडीएफ पे रिजाइन नहीं किया उन्होंने, सीडीएफ पे रिजाइन नहीं किया। सीडीएफ जो है ये इस वक्त मॉडर्न वारफेयर का हिस्सा है। इस वक्त यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए। कर्नल साहब अच्छी तरह जानते हैं यूनिफाइड कमांड चाहिए। मल्टीपल डोमेन दुनिया में आ चुके हैं। साइबर कमांड आ जाएगी। शाजिया इल्मीन करना चाहते हैं, शाजिया इल्मीन जी, ओके। कमांड आ चुकी है। देखिए अभी मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात। मेजर साहब थोड़ा सा वेट कीजिए। शाजिया इल्मीन बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, अपनी बात कहना चाहती हैं, उनकी बात जरा सुनाइए। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शाजिया इल्मीन जी बोलिए। पहले शाजिया की आवाज सुनाइए प्लीज। यानी कि आपने अभी ये कहकर और सीडीएफ की जो पोजीशन जो आपने तैयार की है, जिस पर अभी स्टैंप नहीं लगा, ठप्पा नहीं लगा है, लेकिन आप चाहते हैं ये लगाकर आप साफ साफ मान रहे हैं कि आप जमहूरियत का गला घोटकर पूरी तरह से एक डिक्टेटरशिप, डिस्पोट और इस तरह से एक ऐसा शासक लाना चाहते हैं जिसका जमहूरियत से और जमहूरी इदारों से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात कम से कम सबके सामने कही है कि आपकी क्या सोच है। यानी कि एक तो अच्छी खबर बहुत जो हमने सुनी है, राम मोहन जी बहुत से लोगों को तो जाहिर है जो पॉपुलर लीडर्स के लिए जो जमहूरी सोच वाले लोग हैं उनको तसल्ली दी है कि इमरान खान जो है जीवित है, सही सलामत है, मेंटली बहुत परेशान किया रहा है, टॉर्चर, लेकिन उसके बावजूद शारीरिक रूप से सही है। लेकिन एक बहुत बुरी खबर पूरी दुनिया के लिए, बेचारे हमारे पाकिस्तान भाई बहनों के लिए और वो जो जमहूरियत परस्त लोग हैं उनके लिए, और खास तौर से जो कायदे आजम के कोई मानने वाले जिन्होंने इस डेमोक्रेसी को कायम किया था उनके लिए, कि बाकायदा मेजर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि सीडीएफ की पोजीशन का होना जरूरी है। यानी कि एक एक करके सारी अदालतों के धज्जे उड़ा दो, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बाहर फेंको, जो एमएलए एमपी एमालिमेंट है उसको बिल्कुल पूरी तरह से रोक दो। मिलिट्री कमांड का हिस्सा है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इसका सिविल से पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। एक मिनट मेजर नदीम, अगर इसका पॉलिटिक्स से हिस्सा लेना देना नहीं है तो कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? फिर कानूनी दायरे से क्यों बाहर है? कोई भी मैं आपको बता दूं, कोई भी अबव द लॉ नहीं है हमारे पाकिस्तान में। ये आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये एक इम्यूनिटी है। ये किस बात की इम्यूनिटी है? आप भी जानते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सीडीएफ की कमांड है। इस वक्त आप थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे आपके जमहूरी कमांड करना जरूरी हो जाएगी। आप देखिए कि अभी थोड़ा अर्सा पहले आप लोगों ने एक एक्सरसाइज की, आपने ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइज को तार करके पोजीशन क्रिएट की है, साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत का पूरी तरह से खात्मा है। पाकिस्तान इज गॉन, फेल था लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर आपने बर्बाद कर दिया है सोच में। इरशाद अहमद को कराइए, शुक्र है कि और कर्नल चौबे को कबूल किया है। जी ये इरशाद वो बताएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीडीएफ की पोजीशन क्यों बनाई गई, ये सीडीएफ का पद क्यों बनाया गया, क्यों 27th अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन किया। शाजिया मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं। इरशाद अहमद को ज्यादा पता होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मेजर साहब थोड़ा रुकिए, इरशाद अहमद जरा बताइए क्यों बनाया गया ये सीडीएफ? ये जो जैसे जनरल मुशर्रफ आके बैठ गए थे ऐसे ही दूसरे जनरल को बैठ जाने देते, आपने बाकायदा पद बना दिया। अनम्यूट कर दीजिए सर, आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही मुझे, बोलिए। मैं अर्ज करूंगा, देखें मैं अगर सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज बिना सुने आपको मैं कह रहा हूं कि प्लीज मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को जितने भी एजाजात दिए जा रहे हैं
उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तारीखी काम किया जो हिंदुस्तान को धूल चटाई। पहला सवाल है मेरा, कि जवाब है आपको। मुझे एक बात कहनी है, नहीं आप पूरी बात कहिए, मुझे पूरी बात कहिए। देखिए मैं एक ऐसा वाहिद जर्नलिस्ट हूं इंडिया का जो आपके प्रोपेगेंडा को सुनता है और आपके प्रोपेगेंडा को टीवी पे बैठ के ये कहता है कि चलो मैंने आपकी बात भी मान ली। अब आप बताइए कितना बड़ा काम किया है हिंदुस्तान ने। आपके मुताबिक, आपके मीडिया और आपके नेताओं के मुताबिक हिंदुस्तान ने जो हमला किया वो शहरियों पे हमला था, आतंकवादियों पे हमला नहीं था। ओके, उसमें आपके आम शहरी बच्चे मारे गए, यह आपकी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आपके बच्चे मारे गए, फिर हमारे तैयारे गए। सुनिए, सुन तो लीजिए आप, मैं आपके हिस्से की बात कर रहा हूं, जो आपने बोला वही दोहरा रहा हूं। चले मेरी बात सुने, इसके बाद जवाब दे दीजिए। कुछ बोलने मुझे कितना बड़ा काम किया मैं बताता हूं। पता नहीं किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं आप, दूसरे की किस तरह प्रोग्राम कर रहा हूं। आपके आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा हूं कि कितना बड़ा काम किया। मैं बता रहा हूं ना उन्होंने कितना बड़ा काम किया। देंगे तो मैं बताऊंगा भाई, उनको सीधा क्यों नहीं दे देते? इधर उधर के बहाने क्यों लगा रहे हैं? इंडिया, वो बलूचिस्तान आपको ठोक रहा है रोज बगल में, वो टीटीपी बगल में रोज ठोक रहा है, अफगानिस्तान अंदर घुस के मार रहा है। कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि हिंदुस्तान को धूल चटा। मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, तो फिर मेरी बात सुन लीजिए, तो मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप बोलिएगा। मैं आपका प्रोपेगेंडा आप क्या बात करेंगे? अरे तो सुन लीजिए ना, सुन ही नहीं रहा आप मेरी बात। कितना बड़ा काम किया आपके आसिम मुनीर ने, मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसिम मुनीर ने कितना बड़ा काम किया। मेरी सुन ले, मेरी बात का जवाब दे। पहले सवाल किया। हाँ बोलिए, आप बोल लीजिए, चलिए आप बोलिए, जो मर्जी बोले। आप बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं झूठी बात कर रहे हैं आप। पूरी मैं तो पाकिस्तान की बात को दोहरा रहा हूं, तब भी झूठा लग रहा है। पूरी दुनिया हमें अप्रिशिएट क्यों कर रही है? पूरी दुनिया में आप जलील क्यों हो रहे हैं? पूरी दुनिया में आपका वजीर आजम मुंह छुपा कर किधर बैठा है? आप अपने वजीर आजम को लाइए, मेरे साथ आर्गुमेंट करें। अपने वजीर आजम को लेके चलिए दुनिया में किसी मुल्क में, अगर जूते ना पड़े उसको, अगर हिंदुस्तान। क्या नाम है तुम्हारा? आराम से आराम से आराम से। एक तो तमीज में बात करो। ये लिबर्टी केवल हिंदुस्तान दे सकता है जितनी दे रहा हूं, लेकिन आराम से, क्षमता में, औकात में रह के बात करो। इरशाद में ये जूते वूते अपने यहां चलते होंगे, ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलते जूते वूते, है ना? ये जमहूरी लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं। इरशाद अहमद, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि वहां गर्दनें काटने का रिवाज है। यहां पूरे टर्म पूरे करते हैं प्रधानमंत्री। इस प्राइम मिनिस्टर का तीसरा टर्म है हमारे यहां, और जो भी चल रहा है वो लोकतांत्रिक हिसाब से चल रहा है। ये नहीं कि हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर बदलना पड़ता है, कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ टांग दिए जाते हैं। ये सिस्टम नहीं है, और उस क्षमता को समझने का प्रयास कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम तमीज में बात कीजिए। मैंने एक भी शब्द अलोकतांत्रिक आपके प्राइम मिनिस्टर के विषय में नहीं बोला, और मैं ये सुनूंगा नहीं, मैं ये नहीं सुनूंगा। मैंने शब्द कोई भी गलत नहीं बोला आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में। मुसलसल मेरे आर्मी चीफ के बारे में बात कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा। क्या गलत बोल रहा हूं? क्या गलत बोल रहा हूं? बलूचिस्तान में ठोक नहीं रहे वो आपको, अफगानिस्तान आके ठोक नहीं रहा है। कौन ठोक रहे हैं? आप अफगानिस्तान आके आपको ठोक नहीं रहा है, ये टीटीपी वाले लोग आके आपको ठोक नहीं रहे। ये पीओके के अंदर क्या हो रहा है कि किसी को दिख नहीं रहा है क्या? आंखें बंद कर लेने से रात हो जाएगी क्या? और आप फिर बता रहे हैं कि भाई आसिम मुनीर ने बड़ा काम। अरे भाई, आप सीडीएफ क्यों बना रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि सीधा उनको राष्ट्रपति घोषित कीजिए, बहाने मत बनाइए भाई, ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। आपको जो बनाना है सो बनाइए। हमें मालूम है कि आप बिना युद्ध जीते एक दर्जन जो है ना यहां तमगे टांगे रहते हैं। कर्नल साहब जरा बताइए इनको, ये किस बात के तमगे टांग के घूमते हैं? हमको मालूम है। राम, इस समय इरशाद साहब का गुस्सा होना वाजिब है। आपने शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं बोला है, आपने आसिम मुनीर को बोला है, यानी कि आपने डी फैक्टो रूलर को बोला है, इसलिए साहब नाराज हो रहे हैं। आप इस समय शहबाज शरीफ साहब को जो मर्जी बोलना चाहे बोल दीजिए, लेकिन अगर आपने उनके आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कुछ बोला तो इनको बुरा लगेगा। तो ये इनका नाराज होना वाजिब है। अभी इस समय नदीम साहब सामने हैं, नदीम साहब समझते होंगे कि सीडीएफ आखिर होता क्या है। और साहब, आपने फौज में नौकरी की होगी, भला ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो एक्सपायरी के बाद आता है और उसको फिर बैक डेट से लागू कर दिया जाता है? 30 नवंबर निकल गई, सीडीएफ की कुर्सी खाली है, आसिम मुनीर साहब टेक्निकली रिटायर हो चुके हैं, अब कौन सा ऑर्डर साइन होना बाकी रह गया है? ये बताइए। बैक डेट में पाकिस्तान में लेटर साइन होते हैं क्या ऐसे अपॉइंटमेंट के? जी, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मेजर नदीम आपके पास आऊंगा, लेकिन उज़मा क्या कह रही हैं उनकी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो जेल से बाहर आई हैं, इमरान खान के बारे में क्या जानकारी दे रही हैं।
इमरान खान से उज़मा की मुलाकात हुई है। तकरीबन 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है और मुलाकात के बाद जब जेल से बाहर आई हैं उज़मा, तो उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको सुनाता हूं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जरूरी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके लिए अपडेट है। आप मेजर नदीम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आप। मैं फिर इफ्तिखार चौधरी के पास जाऊंगा। क्विक। देखें, पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है। कोई चीज अगर डिले हो गई है तो वो हरीडली हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द न्यू अपॉइंटमेंट। फर्स्ट टाइम ये सीडीएफ की अपॉइंटमेंट इंट्रोड्यूस हुई है। जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है कि वी विल नॉट डू दिस नोटिफिकेशन हरीडली, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी वो 27 को नहीं हुआ और वो अब 2 या 3 तारीख को हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान, नाउ ही हैज रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। आप देखेंगे इंशाल्लाह वेरी सून यू विल हैव योर फेवरेट नोटिफिकेशन, जो कि हमारा भी फेवरेट है सीडीएफ का। और बरोबर सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीडीएफ की अपॉइंटमेंट इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, देयर आर सो मेनी कंट्रीज व्हिच आर होल्डिंग दिस अपॉइंटमेंट। और इसमें यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिफाइड कमांड का कंसेप्ट है। मैंने अभी भी आपके एंकर से ये कहा कि आपकी फौज ने ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइज की, मैंने वहां पे भी ये मुद्दा उठाया कि आप क्यों पैसा जाया कर रहे हैं कन्वेंशनल वारफेयर पे। एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, वॉर गेम्स करना। आपको पता है पाकिस्तान का थ्रेशोल्ड इज वेरी लो। पाकिस्तान का लाहौर, आप अगर खुद यहाँ कमांडर हो, कर्नल साहब को अगर मैं कहूँ कि अगर आप हैड यू बीन अ कमांडर, आप लाहौर के कमांडर हो और वो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर बॉर्डर से दूर हो, तो क्या आप अफोर्ड करेंगे कोई कन्वेंशनल अटैक आर्मर्ड डिवीजन के साथ, इन्फेंट्री के साथ? और ये मेजर नदीम को 1947 के बाद ये समझ में आया कि लाहौर का जो कमांडर है वो नहीं कर पाएगा ये, और अब इन्हें सीडीएफ याद आ रहा है। राम, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आलिया शाह को थोड़ा इसमें इन कराना चाहता हूं। आलिया शाह जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि बहुत ही भद्दा सा शब्द इस्तेमाल किया इरशाद अहमद ने, इसलिए इस्तीफा दे दिया या वाकई जमहूरी संकट इसके बाद खड़ा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेजर साहब अभी ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप कुछ दिन इंतजार करें। वो सुबह से यही कह रहे हैं और पिछले 24 घंटे से यही चल रहा है कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर नोटिफिकेशन मेरे यार की। तो बात ये है कि नोटिफिकेशन, ये जो कहा है ना आपने कि नोटिफिकेशन ऐसा जो है पहली बार हुआ है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। ऐसा इससे पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में। जब भी ये नोटिफिकेशन जारी होने होते हैं ये वाले, तो उस वक्त ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। और खास तौर पर अभी इस बार देखें, ये इंटेंशन नहीं थी, गलती हो गई, एरर है। तो देखिए, अगर गलती, मिस्टेक या एरर होती है ना, तो फिर उसके अगले घंटे के अंदर वो एरर दुरुस्त कर ली जाती है। ये तो नहीं होता ना कि जो प्रधानमंत्री है वो इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में उतरे और फिर वो उसको उतरे हुए भी इतने घंटे हो जाएं और फिर भी नोटिफिकेशन। मैं ये नहीं चाहता हूं आपसे, आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ खुद पीछे जाना चाहते हैं, खुद को होल्ड करना चाहते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि जनरल मुनीर को ये सीडीएफ ना बनाना पड़े तो ही बेहतर है? शाजिया जी, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जो पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल बेहतर चाहता हो और चाहता नहीं हो कि पूरी तरह से इस कंप्लीट अनस्टेबल स्टेट में पाकिस्तान चला जाए और खुद उनकी तो जो पद की जो गरिमा है वो तो खत्म हो ही जाए, लेकिन पूरी तरह से संवैधानिक तौर पर एक मिनी कू, क्या पूरी तरह से तख्ता नहीं पलटे, पूरी जो किस्मत है पाकिस्तान की वो पूरी तरह से जमींदोज हो जाए, तो जाहिर बात है ना सिर्फ शहबाज शरीफ या कोई भी इंसान जो जमहूरियत पसंद सोच का होगा, डेमोक्रेटिक माइंड का होगा, वो तो यही चाहेगा कि इसको स्टैंप ना लगे। तो ये बहुत ही बुनियादी सी चीज है और मुझे यकीन नहीं आता कि कुछ लोग कैसे यहाँ बैठे हैं, मेजर अदीम साहब, जो इस बात को खुलेआम कह भी रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि होना चाहिए। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि कोई ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं और अपने ही खिलाफ। नहीं, ऐसे लोग नहीं, ऐसे फौज के लोग हैं और ये फौज का माइंडसेट ही है वाकई कि जो चलाएंगे वो हम चलाएंगे, जो चला रहे हैं वो हम ही चला रहे हैं, वो ये भी बताते हैं। वरना कौन ऐसा जो है फौज का सिपह सालार है वो ट्रंप से जाके डीलिंग खुद करता है, शहबाज बाद में पहुंचते हैं? ऐसा नहीं होता पूरे
विश्व में कहीं नहीं होता, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में शरीक हुए। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH